8 मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट बताने वाला हूं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक एक करके तसल्ली से नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर सारे एडिशनल पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। फिर जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना। कैश फ्लो में 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इन एडिशनल पॉइंट्स की बात करूंगा। अभी इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको एसेट्स अकाउंट सिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिखा रखा है, वो अकाउंट कैसे बनाना होता है। कोई भी अकाउंट तभी बनाते हैं जब एडिशनल पॉइंट में उसके बारे में कुछ गिवन हो। तो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ गिवन है तो आप उसको अकाउंट बनाना। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा है और एडिशनल पॉइंट में भी डेप्रिसिएशन दे रखा है, एसेट को बेचने की बात कही गई है, तो आप 2 अकाउंट बनाओगे। और ऐसे क्वेश्चन में ना फिर कम एडिशनल पॉइंट्स होते हैं और कोई एडिशनल पॉइंट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अच्छे से सिखा सकूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क का क्या ट्रीटमेंट होगा, इनकम टैक्स रिफंड का क्या ट्रीटमेंट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट होगा, बोनस शेयर अगर आप इशू कर रहे हो या फिर आप शेयर इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो अदर देन कैश, तो यार इसकी कोई एंट्री नहीं होती, बता दूं आपको। क्योंकि आप फ्री में शेयर इशू कर रहे हो, पैसा तो आ नहीं रहा। या फिर शेयर इशू करके आप बिल्डिंग मशीन खरीद रहे हो, डिबेंचर इशू करके आपने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, भैया ये रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश का फ्लो होना इसके अंदर बहुत जरूरी है। तो आओ एक एक करके सारे एडिशनल पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले ध्यान समझना, इससे बाहर कोई एडिशनल पॉइंट बन ही नहीं सकता। अगर आप इन एडिशनल पॉइंट को प्रैक्टिस कर लोगे तो कैश फ्लो में 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 6 पूरे मिलेंगे। इंटरेस्ट पेड एडिशनल पॉइंट में लिखा है, एडिशनल पॉइंट में डिविडेंड पेड लिखा है, एडिशनल पॉइंट में इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा है। सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ऐसा डिविडेंड जो सेम ईयर प्रपोज हो जाए और सेम ईयर ही पे हो जाए। अदरवाइज डिविडेंड पहले प्रपोज होता है, फिर डिक्लेयर होता है, फिर पे होता है। बट सेम ईयर प्रपोज सेम ईयर पे अगर हो गया तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और अगर आपको ये एडिशनल पॉइंट मिल जाए, बट तो ध्यान समझना, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, ठीक है, या प्रपोज डिविडेंड के नाम से। फाइनेंसिंग में माइनस करोगे डिविडेंड पेड के नाम से, सेम अमाउंट या इंटरेस्ट पेड के नाम से। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा, अगर आपको फुटनोट के अंदर प्रपोज डिविडेंड दिख जाए, बेटा प्रपोज डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख सकता। AS4 के अकॉर्डिंग वो हमेशा आपको कंटिंजेंसी है, वो दिखेगा आपको फुटनोट के अंदर बैलेंस शीट के नीचे। तो ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस होगा प्रपोज डिविडेंड टिप के नाम पे। शुरू में बताया ना टिप, TIPP, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का है वो फाइनेंसिंग से माइनस होगा। ऑपरेटिंग में प्लस किस नाम से करोगे? प्रपोज डिविडेंड। फाइनेंसिंग में माइनस किस नाम से करोगे? डिविडेंड पेड के नाम से। सर करंट ईयर का इग्नोर करना है, करंट ईयर का कुछ भी नहीं करना आपने। तो अगर आपको फुटनोट में प्रपोज डिविडेंड दिया गया है तो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही क्या करोगे, सॉरी फाइनेंसिंग से क्या करोगे? माइनस करोगे। ये समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये फुटनोट वाला। टैक्स पेड एडिशनल पॉइंट में दिया है, खाली टैक्स पेड दिया है एडिशनल पॉइंट में, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं गिवन है। तो उस सिचुएशन के अगर बैलेंस शीट में सर गिवन है तो फिर तो आप अकाउंट बनाओगे। अकाउंट से मेड पेड मिल जाएगा, पेड ऑपरेटिंग से माइनस और मेड ऑपरेटिंग में प्लस, ये तो पता ही है आपको। तो अगर टैक्स पेड एडिशनल पॉइंट में दिया गया है 40,000, तो मेड कितना हमको तो पता ही नहीं है, तो हम मानेंगे टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस कर देना और सेम अमाउंट 40,000 आप ऑपरेटिंग में प्लस भी कर देना। बिना प्रोविजन बनाए आप टैक्स की पेमेंट नहीं कर सकते। तो अगर किसी क्वेश्चन में टैक्स पेड गिवन है नीचे, तो हम मानेंगे उतना ही प्रोविजन फॉर टैक्स मेड भी है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट अगर पेड है तो आप ऑपरेटिंग में प्लस भी करते हो, फाइनेंसिंग से माइनस भी करते हो। तो टैक्स पेड अगर गिवन है तो पेड ऑपरेटिंग से माइनस होगा और उसी का मेड आप ऑपरेटिंग में क्या करोगे? प्लस करोगे, राइट। अच्छा नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में है, एडिशनल पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, ओनली बैलेंस शीट। यहां ओनली लिखना भूल गया, ओनली इन बैलेंस शीट। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट के अंदर है तो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से माइनस करोगे टैक्स पेड के नाम से। यानी कि करंट ईयर का बनता है प्रोविजन और पिछले साल का आप टैक्स पेड करते हो। अच्छा अगर बैलेंस शीट के अंदर भी दे रखा है और साथ में एडिशनल पॉइंट में टैक्स मेड या पेड कुछ भी दे रखा है, फिर तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल अकाउंट है, यहां लिखते हो बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, यहां लिखोगे टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस।
और एडिशनल में टैक्स पेड अगर दिया है तो यहां टैक्स पेड लिख दो, तब आंसर जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बचेगा। और अगर मेड दे रखा है तो आंसर पेड बचेगा। तो जो पेड है वो ऑपरेटिंग से माइनस होगा सबसे आखिरी में, और मेड टिप के अंदर शुरू शुरू में ऑपरेटिंग में प्लस होगा। मेड प्लस पेड माइनस, तो अकाउंट बना के मेड और पेड निकलेगा। लेकिन खाली बैलेंस शीट में है तो करंट ईयर का मेड, प्रीवियस ईयर का पेड, जो पिछले साल बनाया था उसको पे करेंगे, इस साल का बनाएंगे। और खाली एडिशनल पॉइंट में टैक्स पेड लिखा है तो ऑब्वियसली आप सेम अमाउंट मेड मान के ऑपरेटिंग में प्लस और ऑपरेटिंग से ही माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस ऑपरेटिंग से ही माइनस। सर अगर टैक्स रिफंड दिया गया है वो एडिशनल पॉइंट में दिया होगा, ऊपर कभी नहीं मिलेगा आपको, तो क्या करोगे, उस टैक्स रिफंड के अमाउंट को जो भी हमारे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स है उससे भी घटा देना, और जो भी टैक्स पेड है उससे भी घटा देना। फिर जो आएगा तो वो टैक्स पेड तो जानते ही आप ऑपरेटिंग माइनस होता है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स तो जानते ही आप ऑपरेटिंग में प्लस होता है। मतलब इनकम टैक्स रिफंड दोनों को कम कर देगा। अगर मैं बोलूं किसी क्वेश्चन में टैक्स 50,000 का है, अब प्रोविजन है 40,000 का, इनकम टैक्स रिफंड 10,000 का है, तो ये 50 नहीं 40 ही दिखेगा, और ये 40 नहीं 30 ही दिखेगा। तो ये 30,000 प्लस करोगे ऑपरेटिंग में, ये 40,000 ऑपरेटिंग से माइनस करोगे, तो टैक्स पेड तो माइनस ही होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड तो प्लस ही होगा, लेकिन दोनों फिगर को कम कर देगा, दोनों फिगर को लेस कर देगा क्या, इनकम टैक्स रिफंड। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है, अगर ये परचेज हो रहा है तो इन्वेस्टिंग से माइनस, अगर ये राइट ऑफ हो रहा है तो ऑपरेटिंग में प्लस। ये हमेशा बैलेंस शीट के अंदर ही मिलेगा आपको, उससे बाहर नहीं मिलेगा। सर पहचानोगे कैसे कि परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है? इट्स वेरी वेरी इजी। 5 लाख से 6 लाख हो गया, तो पहले 5 लाख था 5 लाख, अब 6 लाख हो गया, तो परचेज किया 1 लाख, माइनस कर देना इन्वेस्टिंग में। अगर 5 से 4 हो जाए तो राइट ऑफ कर देना, राइट ऑफ हो गया यहाँ पे 1 लाख रुपए, तो ऑपरेटिंग से क्या कर देना, उसको प्लस कर देना। अच्छा, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, पेड नहीं रिसीव अगर हुआ है, ये भी एडिशनल पॉइंट लिखा रहेगा, रिसीव हुआ तो किस पे मिलता है इंटरेस्ट डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट पे, तो ऐड कर देना क्लास यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में, और सेम फिगर ऑपरेटिंग से माइनस कर देना इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम के नाम से। तो अगर एक्सपेंस की बात है तो फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, इनकम की बात है तो इन्वेस्टिंग में प्लस और ऑपरेटिंग में माइनस, इससे बाहर कोई केस नहीं बनेगा। इशू ऑफ बोनस शेयर फ्रॉम कैपिटलाइजिंग रिजर्व, कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है ना, नॉर्मल शेयर इशू करती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या कैपिटलाइजेशन रिजर्व टू शेयर कैपिटल, यानी कि इस चीज को कहीं भी आप एंट्री नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यार आपने जो बोनस इशू किया है ना वो रिजर्व को कैपिटलाइज करके किया है, आपने पैसे नहीं लिए जनता से, फ्री में इशू किया, या फिर आपने बिल्डिंग मशीन फर्नीचर खरीद लिया आपने मतलब शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके, तो नो एंट्री। क्यों? कोई पैसा नहीं आया। तो इस सिचुएशन में आपको दिखेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम घट रहा है। आमतौर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी घटता नहीं है, वो घटता तब है जब बोनस इशू करते हो। आप याद करो थ्योरी के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के यूजेस क्या क्या होते हैं, कंपनी का क्या क्या यूजेस कहता है, उसमें एक यूज ये भी था, इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। अगर आपने फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू किया है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को वहां से यूज कर सकते हो। तो आपको दिखेगा सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो रहा है, लेकिन आपको उसे इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना। शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा होगा, 5 लाख से 7 लाख 2 लाख शेयर आपने इशू किया, उसे इग्नोर करना है। 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम कम हुआ, उसे इग्नोर करना है। दोनों को आपने इग्नोर करना है, मतलब बोनस शेयर और अदर देन कैश को इग्नोर करना है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम एडिशनल पॉइंट में अगर है तो दो जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम एडिशनल पॉइंट में है ना तो फाइनेंसिंग में प्लस और ऑपरेटिंग में माइनस। ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम एडिशनल पॉइंट में है तो प्रीमियम आ रहा है, फाइनेंसिंग में प्लस और ऑपरेटिंग में माइनस। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट के अंदर है तो वो क्लास बढ़ रहा होगा, ऑब्वियसली घटता हुआ नहीं दिखेगा, इस केस में घटता हुआ दिखेगा, बस उसको इग्नोर करना है। अगर बढ़ रहा है तो उसे फाइनेंसिंग में प्लस कर दोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग में प्लस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ध्यान समझना, अगर आपको एडिशनल पॉइंट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटी, सुनामी की वजह से, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से जो भी लॉस हुआ है वो टिप के बाद, टीआईपीपी जब लिखते हो ना, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, उसके अलावा क्लास प्रपोज डिविडेंड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, वहीं पे उस लॉस को ऐड कर देना, और उससे जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो आप ऑपरेटिंग से उसी में ही क्या कर देना, माइनस, सेम प्लस और माइनस, नेट इफेक्ट जीरो, प्लस और माइनस कर देना। अगर सेम फिगर है तो, अलग फिगर है तो भी लॉस को प्लस करना है, और जो भी उस इससे इंश्योरेंस क्लेम जो भी मिलेगा उस इंश्योरेंस क्लेम को आपने माइनस करना है। सर अगर किसी क्वेश्चन में खाली क्लेम दिया हुआ है तो,
हवा में तो क्लेम मिलेगा नहीं, लॉस हुआ होगा तभी तो क्लेम मिलेगा। तो अगर खाली क्लेम दिया हुआ है तो अज्यूम करेंगे कि लॉस भी उतने का ही है। मान लो कभी दिया है कि लॉस हो गया 5 लाख, क्लेम मिल गया 3 लाख, 3 लाख माइनस करोगे 5 लाख प्लस करोगे, ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर। लेकिन लिखा है कि जो जो लॉस है वो गिवन ही नहीं है, बस क्लेम गिवन है 3 लाख। तो 3 लाख का क्लेम मिला है तो ऑब्वियसली 3 लाख का लॉस भी हुआ होगा, तो वही 3 लाख प्लस करोगे, वही 3 लाख माइनस करोगे। ये कुछ ऐसा है जैसे टैक्स पेड दिया होता है तो मेड प्लस करते हैं और पेड को माइनस करते हैं, सेम फिगर। यहाँ पे भी लॉस का अगर क्लेम मिला है तो ऑब्वियसली क्लास क्लेम तो तभी मिला होगा जब लॉस हुआ होगा। नाउ आखिरी में मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बच्चे यहां तक वीडियो देख के छोड़ चुके होंगे ना, वो मेन चीज स्किप कर गए और तुम्हें पेपर में देख लेना डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ध्यान से अच्छे से समझो, अगर आपको बैलेंस शीट में 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स गिवन है और एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अपने आप, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये देना ही देना होता है, तो अपने आप ही तुम्हें इसका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना है। सर ट्रीटमेंट तो पता है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो है हमारा मुद्दा। तो आपको अगर यहां पे 9% डिबेंचर्स गिवन है, ओपनिंग में 5 लाख, क्लोजिंग में 6 लाख, एडिशनल पॉइंट लिखा है डिबेंचर्स इशू ऑन 31 मार्च। तो ये जो 1 लाख के डिबेंचर इशू है वो एंड में हुए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको अगर ये डिबेंचर इशू या रिडीम जो भी कुछ हो रहा है, अगर ये एंड में हो रहा है तो हमेशा इंटरेस्ट साल के शुरू वाले फिगर पे लगेगा। तो 5 लाख का 9% 45,000, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, और फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड के नाम से 45,000 माइनस करोगे। बाकी 1 लाख डिबेंचर इशू हुआ है वो भी तो फाइनेंसिंग में आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। यानी रूल क्या है, मुंह खोल के बोलो, एंड में इशू रिडीम हुआ है तो शुरू वाले पे कैलकुलेट करेंगे, शुरू में इशू या रिडीम हुआ है तो एंड वाले पे कैलकुलेट करेंगे। सर लॉजिक क्या है, लॉजिक समझाता हूं। अगर साल के शुरू में, इमेजिन करो साल के शुरू में, इस डेट को ना 1 अप्रैल 23 भी बोल सकते हैं, बात बराबर है, जो पिछले साल का सीडी होता है वही इस साल का बीडी होता है, सेम। साल के शुरू में तुम्हारे पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, साल के शुरू में, साल के अंत तक वो 5 लाख ही रहा, और फिर लास्ट डेट पे आपने 1 लाख और इशू कर दिया, किस डेट पे, 31 मार्च 24। तो इस पे तो इंटरेस्ट जाएगा नहीं ना। तो साल के शुरू में 5 लाख था, साल तक 5 लाख रहा, इसीलिए 5 लाख पे ही आपने 9% कैलकुलेट किया। यह है समझने की बात, और दिमाग में सेट कर लो, शुरू में हुआ है तो एंड पे, एंड में हुआ है तो शुरू पे कैलकुलेट करेंगे। अगला डिबेंचर 9% डिबेंचर से 3 लाख 4 लाख, और एडिशनल पॉइंट में लिखा है डिबेंचर 1 अप्रैल को इशू किया, साल के शुरू में इशू कर दिया, यानी कि साल के शुरू में ओपनिंग था 4 लाख, 1 लाख और इशू कर दिया, तो ऑब्वियसली 5 लाख हो गया पूरे साल। सॉरी 1 लाख क्या क्या एडिशनल डिबेंचर नहीं, ये इशू थोड़ी हुआ है, 4 लाख से 3 लाख हुआ है। डिबेंचर्स रिडीम ना, ये गलती से क्लास लाइन लिखा हुआ है, ये लिखोगे डिबेंचर रिडीम, डिबेंचर कम हो रहा है ना, डिबेंचर्स रिडीम। तो सुनो, साल के शुरू में कितना था, 4 लाख रुपए, और इसी डेट को 1 अप्रैल को आपने 1 लाख रुपए रिडीम कर दिया, माइनस कर दिया, तो साल के शुरू में ही तुम्हारे पास पहली तारीख को कितने डिबेंचर बचे, 3 लाख, और साल के एंड तक 3 लाख रहा है, इसीलिए 3 लाख पे 9% का इंटरेस्ट, 27,000 ऑपरेटिंग में प्लस, और ये फाइनेंसिंग से 27,000 माइनस हो जाएगा। बाकी 1 लाख के डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो, तो जो रिडीम करोगे वो भी आप क्या करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। आई होप आपको समझ आ गया। तो अगर शुरू में काम हो रहा है तो एंड वाले पे कैलकुलेट, देखो हो गया, एंड में काम हो रहा है तो शुरू वाले पे कैलकुलेट हो गया, बाकी इशू रिडीम तो आप लिखोगे लिखोगे। सर अगर खाली डिबेंचर्स लिखा है, अगर ऐसा लिखा है खाली डिबेंचर्स और नीचे कुछ नहीं लिखा है, अगर ऐसा लिखा है तो क्या करोगे, तो भैया इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि रेट आपको गिवन ही नहीं है। तो अगर आपको रेट गिवन होता तो ही आप कैलकुलेट करते, बट इफ रेट इज नॉट गिवन देन हाउ कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और इस सेम डिबेंचर के केस में नहीं है, लोन के केस में। तो ट्रीटमेंट क्या है, फाइनेंसिंग से माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस। शुरू में काम हो रहा है तो एंड वाले पे कैलकुलेट करो, एंड में काम हो रहा है शुरू वाले पे, या फिर आप समझ के करो कि साल के शुरू में 5 लाख था, एंड में इशू किया है तो भैया ऑब्वियसली उस 1 लाख पे तो लगेगा नहीं, सीधे 5 लाख पे लगेगा। यहाँ शुरू में था 4 लाख रुपए और शुरू में 1 लाख रिडीम कर दिया, शुरू में ही दे दी, वापस कर दिया पैसा। तो अगर मैं मान लो किराएदार हूँ, किसी मकान वाले के कमरे में रहता हूँ और मैं 1 अप्रैल को ही कमरा खाली कर दूं, तो क्या पूरे अप्रैल का किराया मुझे देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो ये 1 लाख रुपए आपने साल के शुरू में ही लौटा दिया, तो भैया उस 1 लाख में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, सिर्फ 3 लाख पे देना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी का यहाँ कमरा किराए पे लेता हूँ अप्रैल के एंड में, है ना, 30 अप्रैल को लेता हूँ, क्या मुझसे उस महीने का किराया लेगा, वो नहीं, वो बोलेगा अगले महीने किराया देना, भैया अप्रैल को तो खत्म ही हो गया। तो उसी तरीके से ये जो डिबेंचर इशू किया गया है साल के एंड में इशू किया गया, तो इस साल तो ब्याज नहीं लगेगा ना, वो ब्याज अगले साल लगेगा, तो इस साल उस 1 लाख पे लगेगा नहीं, सीधे सीधे किस पे लगेगा, 5 लाख पे। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है इशू रिडीम के बारे में, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है एडिशनल पॉइंट में, लेकिन अगर सिर्फ डिबेंचर दिया गया है और एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमेशा क्लास आप किस पे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करोगे। ये पैटर्न है,
हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। अगर इस तरीके से दिया गया है ना 5 लाख 4 लाख 9% डिबेंचर्स कुछ भी नहीं है, तो ये मान लो ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, या फिर ये करंट ईयर है ये प्रीवियस ईयर, तो हमेशा इस ओपनिंग वाले फिगर पे आपको कैलकुलेट करना होता है, कुछ नहीं गिवन है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, पूरा इंडिया यूज करता है। अगर आप क्लोजिंग पे निकाल दोगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस है, तो कोई टीचर नंबर ना काट ले, तो हमेशा ओपनिंग पे ही कैलकुलेट करना। आई क्लास बात समझ। अब कुछ बच्चे एक लास्ट चीज पूछते हैं, सर अगर ऐसा हो शुरू में 0 है और एंड में 5 लाख है, या फिर शुरू में 5 लाख और एंड में 0 है, इस तरीके से कुछ है, तो जैसे शुरू में यहाँ 0 है और एंड में 5 लाख है, तो यार इस वाले क्वेश्चन के अंदर लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू में 0 है, तो 0 का 9% क्या हो गया? 0। तो वो मानते हैं कि जो भी डिबेंचर इशू हुआ है या रिडीम हुआ है वो साल के एंड में हुआ है, ताकि ओपनिंग वाला क्या मान ले? 0 मान ले, और हमें कैलकुलेशन का लफड़ा ही खत्म। इसी का उल्टा, अगर इसी का उल्टा ओपनिंग है 5 लाख है, क्लोजिंग में 0, तो यहां पे भी बच्चे क्या करते हैं? कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करते। वो सोचते हैं शुरू में 5 लाख है, एंड में 0 है, तो हम मानते हैं कि जो भी डिबेंचर ये रिडीम हुआ है 5 लाख से 0 हो गया, रिडीम हुआ साल के शुरू में ही कर दिया, तो पूरे साल कोई कर्जा नहीं, तो इसीलिए वो वहां पे 0 इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ना ही प्लस करने का लफड़ा, ना ही माइनस करने का लफड़ा, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बट ये बहुत रेयरेस्ट है, लेकिन हाँ पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। अगर एक जगह 0 है ना, 2 में से एक जगह अगर 0 है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही मत, बात खत्म, और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके चलो। अच्छा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो इग्नोर कर देना। लास्ट, अगर ऐसा लिखा हो डिबेंचर शुरू में 6 लाख एंड में 8 लाख, और एडिशनल डिबेंचर ना इशू या रिडीम जब भी हो रहा होगा, रिडीम कम होता है, इशू जो है बढ़ रहा है, तो वो किसी और डेट को हो रहा होगा, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 1 जुलाई, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, ऐसा कोई भी और डेट हो सकता है। तो करना क्या है, ध्यान समझना। देखो शुरू में कितना था? 6 लाख, 6 लाख का 9%, 9% 54,000 पूरे साल का लग गया। फिर जो और 2 लाख इशू किया वो अक्टूबर में इशू किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का जो एक्स्ट्रा 2 लाख है उसका 9%, 6 मंथ का 9,000, टोटल इंटरेस्ट आ गया 63,000 का। ऑपरेटिंग में प्लस कर देना, फाइनेंसिंग से माइनस कर देना। ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं ये वाला, क्योंकि ये वाला बहुत आसान रहेगा, चाहे इशू हो चाहे रिडीम हो, आपको अपना फंडा चेंज नहीं करना। शुरू में कितना था? 6 लाख, और कब तक रहा? 1 अक्टूबर तक 6 लाख रहा, तो ये 6 लाख पे 9% 6 मंथ का आ गया 27,000। फिर 1 अक्टूबर को तुमने 2 लाख और इशू कर दिया, तो अब तुम्हारा कर्जा कितना है? 8 लाख का, 9% 6 मंथ का 36,000, तो ये 63,000। देखो सेम आएगा कैलकुलेशन, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम यूज कर लो, मैं वो यूज करता हूं। अब मान लो ये 8 लाख से घट के 6 लाख हो रहा होता, तो मैं 8 लाख पे 9% 6 महीने का, 2 लाख लौटा दिया, फिर 6 लाख पे 9% 6 महीने का। और अगर इसी तरीके से 1 जुलाई को इशू होता, तो मैं इस 6 लाख पे 9% 3 महीने का लगाता, यानी अप्रैल मई जून, फिर जुलाई को 2 लाख और इशू कर दिया, तो बाकी 8 लाख पे 9% 9 मंथ्स का लगाता, और फिर वो इंटरेस्ट टोटल आता ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मोस्ट है, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन से पहले, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओके।